नमस्कार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और शुक्रवार का सत्र जो कि भारतीय बाजारों के लिए काफी भारी रहा, क्योंकि शुक्रवार को भारतीय बाजारों में तेज बिकवाली रही। एक समय में 550 अंकों से ज्यादा गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली और निफ्टी भी करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन अंततः करीब 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में आज भी जो संकेत हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, लाल निशान में ही शुरुआत हो सकती है भारतीय बाजारों की। करीब 34 अंक नीचे एसएक्स निफ्टी भी कामकाज कर रहा है, 10,200 का लेवल होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट कुछ देर पहले जो गिरावट थी वो करीब 20 अंकों के आसपास की थी, लेकिन थोड़ी सी गिरावट और गहराई और अब 10,201 के स्तरों पर कामकाज करते हैं, यानी कि 32-33 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी एशियन मार्केट्स में भी जो संकेत हैं वो दबाव के साथ ये भी कामकाज होते दिखाई पड़ रहे हैं। निकेई करीब 1.25% नीचे है, स्टेट टाइम्स करीब 1/4% नीचे है, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव 22 अभी कामकाज कर रहा है, हैंगसेंग भी करीब 1/4% नीचे है। कोस्पी और बाकी एशियन मार्केट जो है वो भी लाल निशान में है, लेकिन यूएस की जो क्लोजिंग थी शुक्रवार को वो हरे निशान में ही होते हुए दिखाई पड़ी। बावजूद उसके आज जो एशियन मार्केट्स हैं वो लाल निशान में भी कामकाज कर रहे हैं। चलिए बाकी संकेत भी समझ लेते हैं। संदीप मौजूद है हमारे साथ। संदीप, यूएस मार्केट की क्लोजिंग, यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग तो पॉजिटिव थी, एशियन मार्केट्स में नेगेटिव सेटअप है पूरा, क्या मानना है भारतीय बाजारों के लिए? देखिए, थोड़ी सी जो कॉशियसनेस है वो एशियन मार्केट्स में आज देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो हफ्ता है काफी बड़ा इवेंट है। कल से फेड की 2 दिन की बैठक की शुरुआत होने वाली है, तो उससे पहले अगर आप देखें यूएस के मार्केट्स भी आप कह सकते हैं कॉशियस ही थे, हल्की बढ़त वहां पे थी। और आज जो शुरुआत हुई है इंडियन एसएक्स निफ्टी की वो यही कमजोरी इंडिकेट कर रही है। इनफैक्ट आप देखें एक समय पर 10,200 के नीचे भी था, उन्हीं लेवल्स के आसपास ही एसएक्स निफ्टी देखने को मिला है। एशियाई बाजार कमजोर है। इनफैक्ट अगर आप देखें निकेई, उसमें करीब 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बावजूद इसके कि एक बड़ा इवेंट हो चुका है, रूस में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे और पुतिन जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतते हुए देखें और ओवरवेलमिंग जीत थी उनकी ओर से। लेकिन उसके बावजूद देखिए आज एशियन मार्केट में जो कारोबार है वो वीकी स्टोन के साथ देखने को मिला है। अमेरिकी मार्केट चढ़ के जरूर बंद हुए, लेकिन बीता हफ्ता अगर आप देखें पूरा काफी कमजोर था। एसएनपी में 1% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। ट्रेड वॉर को लेकर जो चिंताएं थी वो काफी हावी थी और अब एक बड़ा इवेंट है जो कि यूएस के मार्केट्स में होने वाला है। वो इनफैक्ट फेड की बैठक है जिसका आउटकम जो है वो परसों शाम को आता हुआ दिखेगा। इंडियन मार्केट्स उसके ऊपर थर्सडे को रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, लेकिन जो दरें बढ़ने की संभावना है वो आपको बता दें सुमित करीब 90% के आसपास है। यानी कि ऑलमोस्ट मार्केट ही मान के चल रहे हैं कि जो यूएस में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अब शुरू होता हुआ दिखेगा। अब जो नए फेड चेयरमैन आए हैं, यूरोपियन मार्केट जरूर 1/4% के आसपास बढ़कर बंद हुए हैं, लेकिन एक और चिंता है इंडियन मार्केट्स के लिए। आज क्रूड देखिए फिर से उछाल दिखाने लगा है, करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर अगर आप देखें क्रूड पहुंच गया है। ब्रेंट में $66 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं। एक तो यूएस में रिग काउंट बढ़ रहे हैं और दूसरी और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है उस वजह से फ्राइडे को एकाएक क्रूड में अगर आप देखें एक उछाल देखने को मिला था। तो ये भी एक पेन पॉइंट है जो कि एशियन मार्केट्स के लिए और इंडियन मार्केट्स के लिए एक दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो अगर आप देखें इकोनॉमीज जो है वो क्रूड इंपोर्टिंग इकोनॉमीज हैं। संदीप, भले ही यूएस यूरोप से अच्छे संकेत हैं, लेकिन एशिया थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है। ओके, एक चीज और है संदीप, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स है वो साफ इंडिकेट करेगी पुतिन की सरकार दोबारा बन सकती है, इसको लेकर क्या डिटेल्स है? देखिए, अगर वो नहीं जीतते तो शायद ज्यादा दिक्कत वाली बातचीत हो सकती थी, फिर उसके जो रिपरकशंस हैं वो काफी ज्यादा होते हुए दिखते। देखिए, अब वो जीतते हुए दिखे हैं तो जाहिर सी बात है एक स्थिरता जो पॉलिसी स्टैंड है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहता है वो दिखेगा। अगर वो नहीं जीतते, एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उसके विपरीत अगर कुछ भी ऐसा सामने आता, फिर हो सकता था कि एक तो ऑयल प्राइसिंग को लेके और दूसरा जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है उसको लेके भी थोड़ी सी उथल पथल है वो कहीं ना कहीं आती हुई दिखती। अगर आप देखें आज एशियन मार्केट में कोई बहुत बड़े कट्स नहीं देखने को मिले हैं, वो केवल इसी वजह से हैं कि रूस के जो इलेक्शन के आउटकम है वो बाजार अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिल रहे हैं। कुल मिला के अब देखा जाए फेड का जो आउटकम है मीटिंग का वही इंपॉर्टेंट है, जिससे पहले थोड़ा सा जो कॉशियसनेस है, जो कॉशियस स्टैंस है वो प्रिवेल कर रहा है वर्ल्ड मार्केट्स में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सभी आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए, सभी चीजें समझाने के लिए। 40 अंक नीचे जैसे निफ्टी इनफैक्ट 10,200 के नीचे भी अब मूव कर चुका है और धीरे धीरे जो गिरावट है फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। बहरहाल एक एफआईडीएस के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं, किस तरह की शुरुआत, किस तरह के आंकड़े देखने को मिले थे। 150 करोड़ रुपए की एफआईएस की बिकवाली और 770 करोड़ रुपए की डीआईएस की बिकवाली के इन आंकड़ों के साथ ही बाजार ने 500 अंकों का एक गोता लगाया था। यानी कि बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ बिकवाली नहीं हुई, उसके बावजूद भी जो मार्केट्स में सेल ऑफ है वो काफी हैवी देखने को मिला। आज की जानकार को अपने साथ जोड़ लेते हैं। हमारे साथ अरुण मंत्री हैं, डेरिवेटिव एनालिस्ट है कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रवार को एक हैवी सेल ऑफ था, आज भी 43 अंक नीचे एसएक्स निफ्टी है, ये मान के चल सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग होगी, इसके बाद क्या करें निफ्टी में? नमस्कार।
देखिए, अगर निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड काफी वीक लग रहा है। अगर नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 10,100 एक इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में 10,280 10,300 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ओवरऑल रेंज 10,100 10,300 के बीच में ही रहेगा और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होगी। अगर निफ्टी आपको 10,200 10,220 के पास मिलता है तो शॉर्ट करने की सलाह होगी। 10,280 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 10,000 से 10,070 का टारगेट आप 1 से 2 दिन के मानकर चल सकते हैं। ओके अरुण जी, जो उस दिन बिकवाली थी वो मेटल साइड से थी, तेल गैस साइड से थी। बैंकिंग पार्टिसिपेट कर रहा था लेकिन उतना ज्यादा वहां पे सेल ऑफ नहीं था। सेकंड हाफ में बिकवाली बहुत बड़ी थी। बैंक में क्या करें? बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड देखे तो बैंक निफ्टी भी काफी वीकनेस नजर आ रहा है। नो डाउट कल आउटपरफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में दिखी थी, मेजरली पीएनसी बैंक की वजह से, जो ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड एरिया में ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होगी इन लाइन विद निफ्टी। और अदर देन बैंक निफ्टी आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर निफ्टी जो ज्यादा वीक नजर आ रहा है। ओके कुछ कॉल्स आपने आइडेंटिफाई की है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे? स्टॉक्स में हमने दोनों स्टॉक मिड कैप से ही चुने हैं, दोनों लॉन्ग करने की सलाह होगी। कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। पहला स्टॉक होगा ब्रिटानिया, जो कि आप करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4770 का लगाए, ऊपर में टारगेट 5020 का रखें। दूसरा स्टॉक होगा बर्जर पेंट, इस स्टॉक को भी आप कोई भी गिरावट पे बाई कर सकते हैं। 246 का स्टॉप लॉस लगाएं और 261 का टारगेट रखें। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो एक शेयर है ब्रिटानिया जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं और दूसरा है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में 261 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 245 स्टॉप लॉस, और ब्रिटानिया में 5020 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 4770 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी देख लेते हैं जहां पर आप खरीदारी या बिकवाली करके चल सकते हैं। खासतौर से जो मेजर कॉल्स है वो अभी भी मिड कैप साइड पर है और अभी भी जो कॉल्स हैं उनमें खरीदारी या बिकवाली का ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पीवीआर में एक बिकवाली कॉल है एक्सिस सिक्योरिटी तरफ से, करीब 1265 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 1312 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की राय दी जा रही है। 1.5% के आसपास एक गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा ओएनजीसी एक और नाम है जिसपे आप बिकवाली कर सकते हैं। 172 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें, 181 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 177 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। साथ ही साथ जो आपको बताया जा रहा है वो है बिकवाली के लिए एल&टी को रिसेंटली ऑर्डर्स भी मिले हैं, काफी बड़े ऑर्डर्स हैं, लेकिन फिर भी बिकवाली की राय है। 1242 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें, 1280 का स्टॉप लॉस रखिए। करीब 2% गिरावट बीते सत्र में थी, हो सकता है यहाँ पे फर्दर स्लाइड डाउन भी आता हुआ दिखाई पड़े। डॉक्टर रेड्डीज प्लांट को लेकर कंसर्न थे, शुक्रवार को एक खबर आई थी और एक खबर के बाद तेज बिकवाली डॉक्टर रेड्डीज शेयर में देखने को मिली भी। 2090 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 2160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, करीब 2142 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। अजंता फार्मा खरीदारी के लिए है। मिड कैप में कुछ अभी भी खरीदारी के लिए शेयर बताए जा रहे हैं। अजंता फार्मा में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1466 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 1385 का स्टॉप लॉस रखिए और करीब 1410 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करीब 1150 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1050 का स्टॉप लॉस रखें। 1087 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है, 30 रुपए नीचे 37 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखें और आप खरीदारी कर सकते हैं 1150 के लिए। शेल्बी लिमिटेड हाल की लिस्टिंग है, आप खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेडबुल सिक्योरिटी का मानना है 235 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 209 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। चलो, तो ये कुछ कॉल्स हैं जहां पर आप खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। इसके अलावा जी बिजनेस का व्यू भी आपको बताते हैं आज बाजार को लेकर आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मार्केट्स के अंदर एक रेजिस्टेंस है वो 10,300 का रहेगा। बाजार में तेज बिकवाली है, अगर 10,300 को होल्ड करता है तो बाजार शायद होल्ड भी कर ले, लेकिन वो टूटता है तो उसके बाद ये मान के चल सकता है कि 200 डीएमए जो है मार्केट का, उसके टूटने की संभावनाएं जो है वो और बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। बिकवाली हर ऊपरी लेवल पे यहाँ पे होती हुई दिखाई पड़ेगी, तो इस लिहाज से ही आप अपनी ट्रेड को बना सकते हैं। कोई भी तेजी मिलती है तो आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी बड़ी पोजीशंस आप ना लें लॉन्ग साइड पर, या भी शॉर्ट साइड पर भी लॉन्ग पोजीशंस को आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस को आप नहीं ले सकते हैं। और जो फंड्स की बिकवाली है वो एक बड़ी वजह है। 26 तारीख तक, 26 मार्च तक शायद ये बिकवाली का जो दायरा है थोड़ा और बढ़ते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि एलटीसीजी के एडजस्टमेंट को लेकर बिकवाली है और वो आखिरी दिन है जब तक एलटीसीजी को यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। आईटी, फार्मा, कमोडिटीज और डिफेंसिव स्पेस के अंदर शायद कुछ खरीदारी देखने को मिले, लेकिन बैंकिंग, मेटल, ऑयल एंड गैस, इस पूरे सेक्टर के ऊपर आप नजर रखें, शायद वहां पर थोड़ी बिकवाली होते हुए दिखाई पड़े। चले, जी बिजनेस का व्यू भी आपने देख लिया और अब रुख कर लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज का। अंचल मौजूद भी हमारे साथ तमाम खबरें लेके। अंचल, ये हफ्ता भी काफी हैवी रहेगा प्राइमरी मार्केट्स के लिए।
बिल्कुल सुमित, सेकेंडरी मार्केट्स पे उतने ट्रिगर नहीं है जितना आईपीओ प्राइमरी मार्केट्स में आ रहे हैं। पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं, अपडेट पहले ले लेते हैं जो आईपीओ खुले हैं। बंधन बैंक का आईपीओ का आज आखिरी दिन है, दूसरे दिन तक 88% तक सब्सक्राइब हुआ था। आज क्रिटिकल रहेगा एचएनआई एक्टिविटीज में कैसी रहती है, क्योंकि अब उम्मीद की जा रही है शायद एक अच्छा सब्सक्रिप्शन आ सकता है आज के दिन में। दूसरी ओर एचएएल की बात करें, दिग्गज कंपनी, पहले दिन आईपीओ महज 24% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। अब आखिरी के 2 दिन क्रिटिकल रहेंगे क्योंकि 20 तारीख को आईपीओ यानी कल बंद हो जाएगा, तो उससे पहले किस तरह की एक्टिविटी रहती है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। वहीं कारदा कंस्ट्रक्शंस पूरे आईपीओ स्पेस में सबसे छोटा आईपीओ था और दूसरे दिन तक ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो चुका है। 98% सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं इसको और आज डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। 21 मार्च तक कारदा कंस्ट्रक्शंस का आईपीओ खुला हुआ है, यहाँ पे नजर रखिएगा। एक और आईपीओ आज से शुरू हो रहा है, सुमित संधार टेक का ऑटो एंसिलरी कंपनी है। 21 मार्च तक ये आईपीओ खुला रहेगा और जो प्राइस बैंड है 327 रुपए से 332 रुपए तय किया गया है। आईपीओ से 566 करोड़ जुटाएंगे। इसमें दोनों ही फ्रेश इशू भी हैं और ओएफएस भी है। ओएफएस के जरिए करीब 226 करोड़ के शेयर बेचेंगे मौजूदा निवेशक, तो वहीं कंपनी को इस आईपीओ से करीब 300 करोड़ की रकम मिलेगी, जिसका इस्तेमाल रकम कर्ज भुगतान के लिए होगा और डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं अब एक और आपके पास ऑप्शन है संधार टेक का आईपीओ, यहाँ पे भी आप डेफिनेटली नजर रख सकते हैं। कुछ खबरों की बात करते हैं। गेल कहीं ना कहीं फोकस पे रहेगा। अब खबर यह आ रही है आईओसी बीपीसीएल कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकता है। कुल 26% हिस्सेदारी खरीदने की खबरें आ रही हैं और ये पीटीआई के हवाले से खबर आई है। बड़ा मूव हो सकता है और तीनों ही शेयरों पे फोकस रखिएगा। गेल पे इंपैक्ट आएगा, आईओसी बीपीसीएल भी डेफिनेटली एक्शन में रहेंगे इस खबर के चलते। इंडिगो जो प्रेशर है शेयर पे वो जारी रह रहा है और जो खराब खबरों का दौर है वो भी जारी है। अब बेसिकली ये आया है कि कंपनी ने 2 नए विमान ग्राउंड किए हैं। इसमें बेसिकली एक विमान एटीआर है, उसमें लीकेज की वजह से, उसे हाइड्रोलिक लीकेज की वजह से ग्राउंड किया गया। तो वहीं अब डीजीसीए को आज कहीं ना कहीं कंपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद फाइनली डिसाइड होगा क्या किया जाता है। इसमें एक नियो विमान भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं इंजन के साथ, इनके A320 नियोज के साथ, वो परसिस्टेंट है, वो जारी है और उसका एक इंपैक्ट डेफिनेटली आपको इंडिगो के शेयर पे भी दिखेगा। और लास्टली आइनॉक्स विंड, ये आपके आज फोकस में होना चाहिए और साथ ही गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। खबर ये है कि कंपनी के कुछ मौजूदा निवेशक हैं, प्रमोटर हैं, जो ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं कंपनी में और कुल 10.62% हिस्सा बेचा जाएगा इस ऑफर फॉर सेल में और भाव जो तय किया गया है 115 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया, यानी मौजूदा भाव से स्लाइटली डिस्काउंट पे ऑफर शेयर बेचे जाएंगे। इसमें गुजरात फ्लोरो करीब 1.35 करोड़ शेयर बेच रहा है, कुल 2.35 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज कहीं आइनॉक्स विंड पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन गुजरात फ्लोरो के विपरीत वहां पे थोड़ा एक्शन दिखेगा। जी, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। 115 रुपए के आसपास ये ओएफएस आ रहा है, तो मान के चल सकते हैं करीब 5 से 6 रुपए की गिरावट यहाँ पर शायद देखने को मिले। कमोडिटीज मार्केट रुक कर लेते हैं। अमित सजेजा हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के। अमित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या व्यू रखे चले कमोडिटीज मार्केट को लेकर, खासतौर से क्रूड में? जी देखिए, पिछले शुक्रवार को फिर से तेजी लौटी है क्योंकि $60 के ऊपर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है क्रूड ऑयल को। तो प्योरली शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक बार हल्की सी डिप पे बाय किया जा सकता है 4010 पे। 4080 तक की शॉर्ट टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके, और गोल्ड को लेकर रणनीति क्या रखनी होगी? जी देखिए, इस हफ्ते एफओएमसी की बैठक है, तो जनरली हम देखते हैं कि उसके पहले कहीं ना कहीं गोल्ड में गिरावट का रुख रहता है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस बेच के चला जा सकता है, बट डाउन साइड लिमिटेड होगा 30,050 तक के लिए। ओके, बेस मेटल को लेकर, क्योंकि शुक्रवार के साथ में बेस मेटल में तेज सेल ऑफ था, तो ये मान के चलें कि कैरी फॉरवर्ड होगा? सिलेक्टिव पिकिंग कर सकते हैं। पॉसिबल रहेगा कि हमें जो जिंक है उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने मिले, बट लेड में मैं फिर भी बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। पे 150, 550, 156 के रीजन में बाइंग कर सकते हैं। 160 तक के टारगेट होंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए तमाम कमोडिटीज़ को लेकर। तो जो कॉल्स दी गई हैं कि करके सब पे नजर डाल लेते हैं। पहले क्रूड के ऊपर उन्होंने रणनीति बताई, क्रूड में खरीदारी की जा सकती है। जो लेवल्स हैं वो करीब 4010 के आसपास के हैं, जहां पर आप खरीदारी करें। 4080 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 3970 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि करीब 40 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखें और 70 रुपए ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड में बिकवाली गिरा है, 30,250 के लेवल्स पर बिकवाली करें। 30,050
के टारगेट्स के लिए भी क्वाली कर सकते हैं, 200 रुपए का डाउन साइड है और 30,380 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की राय आपको गोल्ड को लेकर दी गई है। रुपी डॉलर में 65-20 तक के, यानी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ फिर भी स्लाइटली कमजोरी रुपए के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। 65-20 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर रुपए को देख सकते हैं। 65 रुपए के लेवल्स पर करीब 64-90 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, यानी 3 पैसे नीचे का एक स्टॉप लॉस प्रीवियस डे क्लोजिंग के आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए इस पूरी रणनीति के बाद अब ब्रोकरेज हाउस का व्यूज भी देख लेते हैं। संदीप मौजूद हैं हमारे साथ। संदीप, कावेरी सीट को लेकर कोई रिपोर्ट आई है कोटक की? कावेरी सीट्स को लेके शुक्रवार को रिपोर्ट थी, लेकिन सुमित आज जो रिपोर्ट्स हैं उसमें जीएमआर इंफ्रा एक नाम है। देखिए लंबे समय के बाद यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं वो आते हुए दिखी हैं। इनफैक्ट आईडीबीआई कैपिटल की एक रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने बाय रेटिंग स्टॉक के लिए दी है और जो टारगेट प्राइस दिए गए हैं वो 32 रुपए के आसपास के दिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो टारगेट दिए गए हैं, क्योंकि देखिए 18 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है जो कि शुक्रवार को थी और यहाँ से अगर आप देखें करीब 60-70% के आसपास की अपसाइड वो दर्शा रहे हैं और काफी लंबे समय के बाद है स्टॉक किसी ब्रोकिंग हाउसिंग के रडार पे आता हुआ दिखा है। तो जीएमआर इंफ्रा हो सकता है कि आज ट्रेड में फोकस में रहे। इसके अलावा रैमको सीमेंट, इस पे भी नजर रखिए, सीएलएसए की बाय लिस्ट में है। अब भी उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। पहले जो टारगेट प्राइस था वो 700 रुपए था, अब इसे सीधे बढ़ाकर 930 रुपए किया गया है और क्लोजिंग देखिए 740 रुपए के आसपास की है रैमको सीमेंट की। तो ये भी एक स्टॉक है जो कि आज ट्रेड में फोकस में रह सकता है एक सीएलएसए की रिपोर्ट की वजह से। इसके साथ साथ जुबिलेंट फूड वर्क्स, जहां पे 2500 तक के मैक्सिमम टारगेट प्राइस आए थे जुबिलेंट डॉइच बैंक की ओर से, अब इन्होंने जो बाय रेटिंग बरकरार रखा, जो टारगेट प्राइस 2500 रुपए था अब इसे बढ़ाकर 2600 रुपए कर दिया। ये पहला ऐसा ब्रोकिंग हाउस है जो कि 2500 के पार के अब जो टारगेट प्राइस है वो जुबिलेंट फूड के लिए देता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। साथ ही साथ टाटा ग्लोबल के ऊपर डॉइच बैंक की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, हालांकि बाय से घटाकर होल्ड किया है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है जो कि पहले 175 था अब उसे सीधे बढ़ाकर 300 रुपए के आसपास कर दिया। तो टाटा ग्लोबल पे भी आप नजर रख सकते हैं। आखिर में जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है मदरसन सुमी के ऊपर, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस को ऊपर की ओर रिवाइज किया है। पहले 250 रुपए का टारगेट प्राइस था, अब यहाँ पे मदरसन सुमी के लिए जो टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं वो 285 रुपए के आसपास के। जी, तो एक हाईलाइटेड रिपोर्ट जो है इसमें वो जुबिलेंट फूड्स के ऊपर है। इनफैक्ट 2500 से ऊपर अब के पहले टारगेट आते दिखाई पड़े, 2600 का टारगेट आ रहा है। हालांकि टाटा ग्लोबल भी क्रूशियल रहेगा क्योंकि वहां पर भी जो टारगेट्स है उनको रिवाइज किया गया है अपवर्ड साइड पे, लेकिन जो व्यू है वो नेगेटिव है। लेकिन जुबिलेंट फूड्स के ऊपर क्लोजली नजर रखे, शायद 2600 रुपए तक की चाल भी यहाँ पर आने वाले समय में ऐसा डॉइचे बैंक मानता कि देखने को मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप ये सभी रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो आज फोकस में रहेगा एफएमसीजी स्पेस और कंजम्पशन ड्रिवन स्पेस जो है वो। इसके अलावा कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर 4 साल बाद मोदी सरकार की संसद में पहली बड़ी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। आज टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी के अलावा लेफ्ट प्रस्ताव का समर्थन करेंगी। वाईएसआर कांग्रेस के वाईवी सुब्बा रेड्डी ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए उनके नोटिस को आज की कार्यवाही में लिस्ट करने के लिए लोकसभा सचिवालय को लिखा है। टीडीपी ने भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दे रखा है। और जी मीडिया के इंडिया कॉन्क्लेव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यूपी में 2 सीटों की हार का हम विश्लेषण करेंगे। गोरखपुर और फूलपुर में लोकसभा उपचुनाव में मिली हार को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। सबसे पहला सवाल तो यही है जो पूरे देश के मन में है कि उपचुनाव में जो बीजेपी की हार हुई है उससे विपक्ष बहुत खुश है, चारों तरफ दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? और खास तौर पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा खुशी आपने दी है इन उपचुनावों में। देखिए, जहां तक अभी के उपचुनाव के नतीजे का सवाल है, हम इसको गंभीरता से लेते हैं, इसका मुहिम विश्लेषण करेंगे। और जहां तक कांग्रेस का खुश होने का सवाल है, सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त कराकर अगर किसी पार्टी को खुशी मिलती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।